हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। किस सब्जेक्ट के नए चैप्टर की? एक मैथ के एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th के मैथ में। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चलिए हम आज उसको शुरू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग क्या जानेंगे? नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, इसकी खोज कैसे हुई। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम क्या करेंगे? आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हम चलिए आज नंबर सिस्टम को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है नंबर सिस्टम? लेसन 1 क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम की इंग्लिश क्या होती है? नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति। ठीक। नंबर सिस्टम की इंग्लिश मतलब हिंदी, नंबर सिस्टम की हिंदी होती है संख्या पद्धति। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अधिकतर अनेक मास्टर इस चैप्टर को छोड़ दिया करते हैं। क्योंकि यह क्यों छोड़ते हैं? उनका रीज़न क्या होता है छोड़ने का? उनका रीज़न छोड़ने का यही होता है क्योंकि यह चैप्टर भावनाओं पर आधारित है। कितनी आपकी सोचने और समझाने की क्षमता है बच्चों को, किस पर आधारित है? आपकी क्षमता कितनी सोचने अपने आप सोचने और बच्चों को समझाने की कितनी क्षमता है आपके पास, उस पर आधारित है। मतलब यह चैप्टर कल्पनाओं पर आधारित है। ठीक। इसलिए अनेक मास्टरों की कल्पना करने और समझाने की शक्ति कम होती है। वे क्या करते हैं? रटे रहते हैं। इसलिए इस चैप्टर को अधिकतर अध्यापक छोड़ देते हैं। लेकिन यह धरती वीरों से खाली नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम टीचर छोड़ दिया करते हैं। ऐसा हमारे गुरुजी भी कहा करते थे कि अधिकतर टीचर इस चैप्टर को छोड़ दिया करते हैं। तो वही बात मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि यह किस पर आधारित है? हमने बताया यह कल्पनाओं पर आधारित है। कल्पनाओं पर आधारित है कि समझाने की बच्चों की क्षमता क्या है, आपकी आईक्यू लेवल कितना है, कैपेसिटी कितनी है कि आप कितना समझा ले जाते हैं। इसलिए वे सब क्या करते हैं? इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसी चैप्टर को शुरू करेंगे। तो लेसन 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक। अब पहले हम मैथ पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथ। और मैथ में क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथ में हम नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हमें बताइए कि हमारी ये जो मैथ है, ये मैथमेटिक हमारी डिस्कवरी है कि इन्वेंशन है? खोज है कि आविष्कार है? हमारी जो मैथमेटिक है, हमारी जो मैथमेटिक यस, हमारी जो मैथमेटिक है, ये हमारी मैथमेटिक क्या है? डिस्कवरी। हमारी जो मैथमेटिक डिस्कवरी और इन्वेंशन। हमारी जो मैथमेटिक है, ये डिस्कवरी मीन्स खोज। क्या? खोज। और इन्वेंशन मीन्स आविष्कार। क्या होता है? इन्वेंशन मीन्स आविष्कार। मैथमेटिक हमारी जो हमें
अनेक सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे हमारी हिंदी हो गई, हमारी फिजिक्स हो गई, हमारी केमिस्ट्री हो गई, हमारी मैथ हो गई, तो हमें अनेक चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो आप लोग हमें यह बताइए कि हम मैथमेटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर चर्चा अदर सब्जेक्ट की भी हम अभी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैथ की चर्चा करेंगे। तो हमारी जो मैथमेटिक्स है वो डिस्कवरी है कि इन्वेंशन है? पहले हमें डिस्कवरी और इन्वेंशन में आप लोग अंतर बताइए। डिस्कवरी सोचिए कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर क्या होता है। ठीक, डिस्कवरी और इन्वेंशन में हमारा क्या अंतर होता है, आप अपने दिमाग से सोचिए कि किस चीज़ को डिस्कवरी और किस चीज़ को इन्वेंशन कहा जाता है। अगर आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ से समझिए, खोज और आविष्कार में अंतर क्या होता है। तो सोचिए आप। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर क्या है। एक व्यक्ति थे, टीचर थे वो भी, तो उन्होंने हमसे पूछा, कहा कि बेटा मैथमेटिक्स क्या है, डिस्कवरी है या इन्वेंशन है? मतलब फिर बोले कि ठीक है, आप पहले ये बताइए कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर क्या होता है। व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन? मतलब कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर क्या होता है। तो हमने अपना दिमाग लगाया, हम छोटे थे तो हमने भी अपना दिमाग लगाया। हम सोचे कि सर डिस्कवरी और इन्वेंशन बोल रहे हैं, मतलब इसकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी ना। सर डिस्कवरी और इन्वेंशन बोल रहे हैं तो इसकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी, लेकिन हमने अपने दिमाग से सोचा कि ये हमारा आंसर देना गलत होगा, इसलिए हम नहीं दिए। चलिए छोड़िए, वो तो बाद की बात है। तो आप लोग हमें बताइए, खोज और आविष्कार में अंतर क्या होता है, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। तो बताइए। देखिए, डिस्कवरी होती है खोज। खोज जैसे कोई चीज़ है, तो कोई चीज़ जो पहले से इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो, क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो, इस दुनिया में पहले से विद्यमान हो वो चीज़, ठीक, और उसका हम या कोई भी आदमी पता लगा दे कि हाँ ये वस्तु या ये चीज़ हमारी दुनिया में है, देखो यहीं पर है, तो हमारी वह क्या हो जाएगी, हमारी वो डिस्कवरी हो जाएगी कि उस आदमी ने, उस शख्स ने, उस मैन ने पता लगाया कि ये वस्तु, ये चीज़ हमारी इस प्रकृति में विद्यमान है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्कवरी। मतलब दुनिया में वो है और उसका लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य उसका पता लगाता है और लोगों को उसके बारे में बताता है, ठीक, उसका पता लगाता है और लोगों को उसके बारे में बताता है कि देखिए हमने इस चीज़ का पता लगाया, यह हमारी प्रकृति या हमारी दुनिया में, वर्ल्ड में विद्यमान है, यहीं पर है, यही चीज़ है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, मतलब उस चीज़ की डिस्कवरी की गई। ठीक, जैसे आप लोग समझें कि जो ये ग्रेविटेशन है, इसका एक उदाहरण ग्रेविटेशन है, जो न्यूटन बताए कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, कितने बल से आकर्षित है वो सब आपका फिजिक्स का टॉपिक है। तो इसमें न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन ने अपनी ग्रेविटेशन लॉ को दिया, अपना प्रिंसिपल, एक सिद्धांत दिया जिसे गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहते हैं। तो ग्रेविटी की खोज की गई, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। ठीक, ग्रेविटी की क्या की गई, क्या न्यूटन के बताने के पहले वस्तुएं ऊपर से नहीं गिरती थीं? क्या कोई सेब ऊपर से नहीं गिरता था? क्या कोई वस्तु ऊपर से नहीं गिरती थी? नहीं, गिरती थी, पहले भी गिरती थी। तो ग्रेविटी इस दुनिया में न्यूटन के बताने के पहले भी
थी वह सभी वस्तुओं पर कार्य करती थी, लेकिन न्यूटन ने उसका पता लगाया कि वस्तुएं क्यों गिरती हैं, तो उन्होंने ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया। तो हमारी गुरुत्वाकर्षण क्या हुई, गुरुत्वाकर्षण की डिस्कवरी हुई, किसके द्वारा हुई, न्यूटन के द्वारा हुई। तो ग्रेविटेशन लॉ इज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, ठीक। ग्रेविटेशंस लॉ डिस्कवर्ड बाय एडिसन, किसके द्वारा, डिस्कवरी, वहाँ पर डिस्कवरी आ रही है। अब बात आती है डिस्कवरी, तो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बात आती है हमारी इन्वेंशन की, आविष्कार की। तो अब आविष्कार क्या होता है, आविष्कार इसका ठीक अपोजिट होगा, ये दुनिया में एग्जिस्ट करती हो और उस चीज़ का हम पता लगाएं तो यह उसका अपोजिट क्या होगा, मतलब दुनिया में एग्जिस्ट ना करती हो और हम उस चीज़ को बना दें, ठीक। जैसे कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है, ठीक, नहीं है, और हम उस चीज़ को बना दें तो वो क्या कहे जाएगी। जैसे साइकिल किसके द्वारा बनाई गई, के मैकमिलन के द्वारा बनाई गई। स्टीम इंजन किसके द्वारा बनाया गया, जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया। तो वो क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा कि स्टीम इंजन इज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट। इलेक्ट्रिक बल्ब इज इन्वेंटेड बाय एडिसन। तो वहाँ पर डिस्कवरी आप नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की गई ना, ये बोलते हैं लोग, लेकिन ये बोलना हमारा गलत है कि डिस्कवरी, ये इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी, खोज की गई एडिसन के द्वारा ना, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया गया किसके द्वारा, एडिसन के द्वारा। तो जो इस दुनिया में, इस प्रकृति में एग्जिस्ट करेगी, अगर उस चीज़ का पता लगाएंगे हम लोग तो वो कही जाएगी डिस्कवरी। और अगर वो दुनिया में एग्जिस्ट विद्यमान नहीं है, उस चीज़ को हम निर्माण करते हैं, ह्यूमन रेज मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाई जाएगी, तो हम उस चीज़ को कहेंगे कि उसका इन्वेंशन किया गया, आविष्कार किया गया। जिसके द्वारा किया जाएगा वो हम बोलेंगे कि उसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया। जैसे क्या विद्युत बल्ब था इस दुनिया में, कहीं पर था, उसका एडिसन ने पता लगाया, हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब यहीं है, विद्युत बल्ब यहीं है, देखो दुनिया वालों की यह विद्युत बल्ब यहीं पर है, हमने इसका पता लगाया, नहीं ना, उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने उसको बनाया, ठीक, उन्होंने उसको बनाया, उसका आविष्कार किया गया, तो वो कहा जाएगा आविष्कार। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में आपको अंतर समझ में आया होगा। तो अब आप लोग बताइए, हमारी मैथमेटिक डिस्कवरी है या इन्वेंशन है। आप लोग अब हमें बताइए कि हमारी ये जो मैथमेटिक है ये डिस्कवरी है या इन्वेंशन है। तो हमारी मैथमेटिक किसके द्वारा बनाई गई, ये कहीं खुदाई में प्राप्त हुई, हमारी जो मैथमेटिक है कहीं खुदाई में प्राप्त हुई, जो नंबर हैं कहीं खुदाई में प्राप्त हुए या कहीं ऊपर से आकर नीचे गिरे, ऐसा नहीं हुआ ना। तो ये किसके द्वारा बनाए गए, हमारे मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए कि 2 और 2 क्या होगा, 4 होगा। 1 और 2 किसके द्वारा बनाया गया, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया। तो वो किस में आता है, मैथमेटिक, गणित हमारे द्वारा बनाई गई, कहीं खुदाई से तो प्राप्त नहीं हुई, कहीं ऊपर से गिरी तो नहीं ना। तो हमारी ये क्या है, ये इन्वेंशन है। और जो हमारी फिजिक्स होती है, फिजिक्स उसमें अनेक लॉज होते हैं, मतलब नियम होते हैं। तो हमारी जो फिजिक्स है, हमारी जो केमिस्ट्री है, वो सभी क्या हैं, मैक्सिमम टाइम, अधिकतम समय, हमेशा नहीं, मैक्सिमम टाइम डिस्कवरी हैं। क्या हैं, मैक्सिमम टाइम डिस्कवरी हैं। फिजिक्स क्या है हमारी, फिजिक्स हमारी, फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक, IC
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो हमें आप लोग बताएं, ये जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, अनेक ऐसे सिद्धांत बताए गए वो दुनिया में थे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारी मैक्सिमम टाइम क्या है? मैक्सिमम टाइम हमारी ये डिस्कवरी है। मैक्सिमम टाइम क्या है? मैक्सिमम टाइम डिस्कवरी। मैक्सिमम टाइम क्या है? डिस्कवरी है। क्या है? डिस्कवरी है। मतलब ये इसमें कुछ इसमें मनुष्य के द्वारा भी बनाए गए, लेकिन उसमें कुछ बनाए गए, थोड़े बहुत बनाए गए, कुल नहीं बनाया गया, टोटल नहीं बनाया गया, थोड़े बहुत। जैसे 100% में से 0.1% या 1% आप कह दो तो ये मैक्सिमम टाइम क्या शो करेगा? डिस्कवरी शो करेगा। ठीक। और जो हमारी मैथमेटिक है, ये टोटल टाइम इन्वेंशन। क्या? टोटल टाइम क्या है हमारा? ये टोटल टाइम हमारा इन्वेंशन है। ठीक। अब मैथमेटिक और इन्वेंशन में आपको समझ में आया होगा कि मैथमेटिक और इसमें अंतर क्या है। हमारी जो ये मैथमेटिक है, ये टोटल टाइम इन्वेंशन है। अब बात आती है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री डिस्कवरी है और मैथमेटिक इन्वेंशन है, टोटल टाइम इन्वेंशन है, और ये मैक्सिमम टाइम डिस्कवरी है। तो अब ये मैक्सिमम टोटल टाइम क्या है? इन्वेंशन। मतलब हम लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए हमारे मैथमेटिक में कोई एक्सेप्शंस नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। और जो हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, इसमें अपवाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें अपवाद पाए जाते हैं, एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। और मैथमेटिक क्योंकि यह हम लोगों के द्वारा नहीं बनाई गई है, ये प्रकृति की एक घटना है। तो प्रकृति की घटना में यानी कि इसलिए इसमें हमारे द्वारा नहीं बनाई गई, तो जो एक्सेप्शंस थे हम उसको कैसे सुधारेंगे? इसलिए हमारी ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। और जो हमारी मैथमेटिक है, ये हमारे द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? ह्यूमन रेज के द्वारा बनाई गई है कि 2 और 2 4 होंगे, 5 और 4 9 होंगे जोड़ने पर। ठीक। तो इसलिए इसमें एक्सेप्शंस नहीं पाए जाते हैं। क्या? इसलिए इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? एक्सेप्शंस। इसमें एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, इसमें एक्सेप्शंस नहीं पाए जाते हैं। ठीक। अब आपको आशा करता हूँ कि मैथमेटिक के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझ में आया होगा। हम लोग बेसिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आज बेसिक ही पढ़ेंगे। ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम अपने नंबर सिस्टम पर आते हैं कि संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति हमारी जो मैथ है, मैथ में सबसे पहले किसकी खोज हुई? सबसे पहले नंबर की खोज हुई। हम लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ी? नंबर की आवश्यकता पड़ी। कहते हैं कि नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या? नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। क्या होती है? हमारी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे हम लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई, आवश्यकताएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे हमारी मैथमेटिक में सुधार होते गए, खोज होती गई। तो अब बात आती है हमारी संख्या पद्धति की। तो नंबर सिस्टम मीन्स नंबर सिस्टम, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे बताने के बाद कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्यों इसको नंबर सिस्टम कहा गया। ठीक। तो हम लोग चलिए, जैसे कि मनुष्य थे पहले, वैसे तो कोई उनके पास दिमाग तो था, उनकी कैपेसिटी, सोचने समझने की क्षमता बहुत लो थी, बहुत कम थी। पहले नग्न अवस्था में रहते थे, कुछ समय बाद पात वात बांधने का
प्रथा चली, पात वात बांधने की प्रथा आई। उसके बाद धीरे धीरे जब वे जानवरों को रखने लगे तो उनको चराने के लिए ले जाते थे, जैसे भेड़ बकरियां इन सभी को रखते तो वो ले जाते थे चराते, और शाम को जब घर वापस लौटते तो उनको ऐसा महसूस होता, क्या होता, महसूस होता उनको ऐसा कि इनमें से हमारी कुछ भेड़ बकरियां कम हो गई हैं। क्या हो गई हैं? इनमें से हमारी कुछ भेड़ बकरियां कम हो गई, हम लेकर सारी ढेर सारी गए थे और हमारी भेड़ बकरियां कुछ कम हो गई हैं। जैसे कोई टाइगर आया खा लिया कुछ बकरियों को, ठीक, तो उनको यह महसूस हुआ कि हमारी क्या हुई, बकरियों जो हम लेकर गए थे जानवरों को उसमें कमी आ गई। तो उनको महसूस हुआ किसकी, नंबर की, संख्या की। तो वहाँ से हमारी संख्या की खोज हुई, नेचुरल नंबर की खोज हुई। तो चलिए हम लोग अब अपनी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए। अब हम इसको रफ करने के बाद अपने नंबर सिस्टम को समझेंगे। तो आप रिवाइज कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। ये हमारी क्या है, ये हमारी बेसिक क्लास है, इसलिए हम इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब तो देखिए, ठीक, तो वो जाते थे, जानवरों को लेकर जाते थे और आते थे तो उसमें से कम रहते थे, इसलिए क्या हुआ, उनको यह महसूस हुआ कि हमें गिनने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमारी क्या हुई, नेचुरल नंबर की खोज हुई। ठीक, नेचुरल नंबर की खोज हुई। ठीक, लेकर जाते थे, आते थे तो कम रहती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम कितना लेकर गए हैं, कितना लेकर आए हैं, तो इसलिए अब नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर के बारे में समझिए। नेचुरल नंबर की इंग्लिश क्या होती, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक मतलब प्रकृति, भेड़ बकरियां आदि क्या है, हमारी प्रकृति की चीज़ है ना, भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, तो प्रकृति की चीज़ है, इसलिए उनको गिनने की आवश्यकता पड़ी। तो जो गिनतियाँ, जो नंबर शामिल किए गए उनको क्या बोला गया, नेचुरल नंबर, क्योंकि क्या गिने जाते थे, भेड़ बकरियां आदि गिनी जाती थी। ठीक, तो सबसे पहले किस नंबर की खोज हुई, नेचुरल नंबर की खोज हुई। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया, तब वो लेकर गए, जैसे कोई जानवर आ गया, कुछ भेड़ें लेकर गए थे तो जानवर आ गया और उसने सभी को खा लिया, तो वो घर वापस निहत्थे आए। कैसे आए, निहत्थे आए। तो उन्हें फिर आवश्यकता पड़ी कि अब क्या कहा जाए, अब क्या कहा जाए। तो उन्होंने सोचा, तो वहाँ से हमारी किसकी खोज हुई, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर की खोज हुई। किसकी खोज हुई, होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक, नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक, तो ये हमारी जैसे 1 भेड़, 2 भेड़, 3 भेड़, 4, ऐसे ऐसे 100 200, तो ये सभी हमारी कौन सी गिनतियाँ हैं, नेचुरल नंबर। अब इसके बाद जब वो लेकर गए कुछ और आए, स्वयं खुद अपनी जान बचाकर, एक भी भेड़ बकरियां आदि नहीं आई उनके साथ, तो उन्होंने महसूस किया कि हमें अब और नंबर की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक होल नंबर की खोज की। किसकी, होल नंबर की। होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब होल नंबर के बारे में समझो। क्या, होल नंबर के बारे में समझो। होल नंबर पूर्ण संख्या, क्या,
पूर्ण संख्या। अब देखो, तो वो लेकर जाते थे, कुछ कम होती थी, कुछ बढ़ती थी और एक भी नहीं आती थी, तो उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गई। इतनी नंबर से उनकी आवश्यकता क्या हो गई? पूर्ण हो गई। इसलिए उन्होंने इसका क्या नाम दिया? होल नंबर। तो यहाँ से किसका इन्वेंशन हुआ? होल नंबर की आविष्कार की गई। तो होल नंबर कौन है? 0 को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? होल नंबर हो गई। अब इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जानवरों के बाद कुछ व्यवसाय शुरू किए। ठीक, कुछ व्यवसाय शुरू किए तो आयात निर्यात शुरू किए। आयात निर्यात व्यवसाय धंधा। तो जब वो शुरू किए तो कुछ लाभ हुए, कुछ हानियाँ हुई। ठीक, उनको क्या हुए? कुछ लाभ हुए, कुछ हानियाँ हुई। तो उनको और आवश्यकता पड़ी। जैसा कि हमने कहा, नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इन्वेंशन की मम्मी कौन है? नीड। क्या? इन्वेंशन की मम्मी कौन है? नीड। तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे हमारे नंबर की खोज होती गई। तो इसके बाद हमारा कौन सा? पूर्णांक का खोज हुआ। किसका? पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक। पूर्ण संख्या के बाद किसकी खोज हुई? पूर्णांक की खोज हुई। ठीक, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक की खोज हुई। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक। ठीक, तो पूर्णांक क्या होता है? जैसे कुछ हानि हुई, व्यवसाय में कुछ हानि हुई, कुछ लाभ हुआ, तो 2 रुपये 3 रुपये आदि की हानि हुई, तो माइनस की भी आवश्यकता पड़ी। इसलिए क्या हुआ? निगेटिव नंबर की भी खोज हुई। तो ये इंटीजर है हमारा। डॉट डॉट -1 -2 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक, अब पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद किसकी खोज हुई? पूर्णांक के बाद जैसे भाग देने की प्रथा चली। ठीक, क्या चली? भाग देने की प्रथा आई। तो हमारी रेशनल नंबर परिमेय संख्या की खोज हुई। किसकी खोज हुई? परिमेय संख्या की खोज हुई। ठीक, किसकी खोज हुई? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसको Q से डिनोट करते हैं। ठीक, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक, तो अब परिमेय संख्या समझो इसको। रेशनल नंबर। अब देखो, आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या P/Q। जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो जहाँ P और Q क्या हैं? जहाँ P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं। पूर्णांक। जहाँ P और Q क्या हैं? हमारे पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं है। ठीक, तो आप लोग जानिए कि ये कौन सी संख्याएं हैं? रेशनल नंबर। यहाँ से देखिए, ये रेशनल का रेशियो। ये क्या है? रेशियो। कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई? ये रेशियो मतलब भाग। ठीक,
अनुपात, रेशियो मतलब अनुपात। तो यहाँ से रेशियो, तो दो संख्याओं के रेशियो से बनी संख्याएं जो होती हैं, क्या बच्चों, दो संख्याओं के रेशियो से, अनुपात से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो संख्याएं बनती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्या। तो अब रेशनल नंबर, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, आपकी परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे आपने ये तो समझ लिया दो संख्याओं का रेशियो होता है, क्या होता है, दो संख्याओं का रेशियो होता है। तो दो संख्याओं ये दो प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। ठीक, कितने प्रकार की होती हैं ये हमारी होती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, और एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, अब रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, दो रिपीटिंग डेसिमल, और एक रिपीटिंग डेसिमल और एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं और रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। मतलब डेसिमल मतलब हिंदी में दशमल, क्या होता है, डेसिमल मतलब दशमल जो बोलते हैं उसी को इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। और रिपीटिंग डेसिमल मतलब जो बार बार दोहराया जाए ना, उसी को क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। मतलब जो संख्या रिपीट करे उसे क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे 2/5 हुई। यहाँ से रेशनल नंबर मीन्स हमने बताया था कि रेशियो होता है, P/Q यहाँ से लिए हैं ना। तो रेशनल नंबर मीन्स क्या होता है, रेशनल नंबर मीन्स रेशियो होता है। तो यहाँ से हमने रेशियो लिया 2 और 5 का। अब जब इसको हल करेंगे तो 0.4, अब 9/2 ले लीजिए, तो यहाँ से 4 पॉइंट कितना आएगा, 5। इसके बाद आप ले लीजिए 13/5, तो 2.6। तो इस तरह से हमारी ये क्या हुई, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अब रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल मतलब जो बार बार रिपीट करे, ये सभी एक निश्चित स्थान पर जाकर टर्मिनेट मतलब अपने टर्म को समाप्त कर दे रही हैं ना, और ये अपने टर्म को क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये रिपीटिंग डेसिमल, तो ये सभी क्या हैं, हमारी शांत आवर्ती संख्याएं। क्या हैं, शांत आवर्ती संख्याएं। और ये टर्मिनेटिंग मतलब 2/3 ले लीजिए, 2/3। अब इसको हल कीजिए, ये क्या कर रही थी, अपने टर्म को समाप्त कर दे रही थी। अब इसमें देखिए ये अपने टर्म को बार बार रिपीट करेगी, मतलब बार बार दोहराएगी। तो ये क्या होगी, रिपीटिंग डेसिमल। तो
इसका मान 0.666, ठीक। इसी तरह से ये आता जाएगा, तो इसे हम लिखते हैं 0.6 बार लगाते हैं, या इसी को हम इस प्रकार से भी 0.6 लिखकर उसके ऊपर एक बिंदी लगाते हैं। तो अब इसी प्रकार से 5/3 ले लीजिए, तो ये 2 पॉइंट कितना आएगा, 666 आएगा, ठीक, 2.66। तो इस प्रकार हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2.6 लिखकर उस पर बार लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये रिपीटिंग डेसिमल चलती रहती हैं। तो हमारी रेशनल नंबर हो गई, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। अब बात आती है इरेशनल नंबर की, अपरिमेय संख्या की। तो जैसे जैसे हमने बताया था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे हमारी संख्याओं की खोज होती गई। तो अब इन संख्याओं की खोज हो चुकी थी, तो अब और संख्या की खोज हुई, उसे क्या कहते हैं, इसे रेशनल नंबर परिमेय संख्या, उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक। इसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, ठीक। ये इसका एग्जाम्पल हो गई, ये इसका उदाहरण हो गई। अब हमारी इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसकी वैल्यू हमें फाउंड करने मतलब प्राप्त करने के लिए दी जाए तो हम वैसे प्राप्त करते रहेंगे, वो ऐसे आती रहेंगी, हम कभी उसका निश्चित मान हमें प्राप्त नहीं होगा, तो वो अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक। तो अपरिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, ये न कभी मतलब अपने टर्म को समाप्त करेंगी और न कभी रिपीट करेंगी, ठीक। ये देखिए रेशनल नंबर क्या कर रही हैं, टर्म को या अपने टर्म को समाप्त कर दे रही हैं, समाप्त हो जा रही हैं कट के, और ये अपने टर्म को एक निश्चित टर्म को क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। और ये हमारी क्या होगी, ये न समाप्त ही होगी और न ही एक निश्चित टर्म को रिपीट करेगी, ये अनिश्चित टर्म को रिपीट करेगी, समाप्त नहीं होगी, रिपीट करेगी, कभी इस नंबर को कभी उस नंबर को। तो ये अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कैसी होती है, नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग, ठीक। नाइदर, ना तो ये क्या करेंगी, ना तो कभी समाप्त होती हैं, और ना ही कभी क्या करती हैं, दोहराती हैं अपने निश्चित क्रम को दोहराती हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग। तो नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग। क्या मतलब, ना तो ये कभी ख़त्म होंगी और ना कभी रिपीट करेंगी, ठीक।
अब बात आती है कि अपरिमेय संख्या हो गई। अब अपरिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या को Q से प्रदर्शित किया जाता है, अपरिमेय संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? Q डैश से। ऐसे Q डैश से, मतलब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Q डैश से। और इस डैश का मतलब होता है जो परिमेय ना हो। जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो Q डैश का मतलब यही होता है, मतलब कि जो परिमेय ना हो। ठीक, या इसी को हम और तरह से प्रदर्शित करते हैं, Q और इस पर C लगा देते हैं। ठीक, जो इसका ये भी सिंपल है। और हम इसे एक तरह से और प्रदर्शित करते हैं, या और किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। कैसे? ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है। ये किधर झुका है? इधर रियल नंबर के तरफ झुका है। मतलब रियल नंबर में से, परिमेय वास्तविक संख्याओं में से इसको ये डंडा क्या करेगा? ऐसे पुश कर देगा, मतलब निकाल देगा। तो ये डंडा क्या करेगा? किस साइड झुका है? इस साइड झुका है। तो इस साइड ऐसे झुका है, और ये रियल नंबर है, मतलब सभी संख्याएं हैं, और ये परिमेय संख्या है। ये क्या करेगा? ऐसे इसको पुश कर देगा, मतलब निकाल देगा, अपने एरिया में से इसको निकाल देगा। तो ये क्या हो गई? ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ये तो हमारा प्रदर्शित करने का तरीका हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या? उदाहरण देख लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल होता है क्या? √2, √3, इसके बाद पाई, इसके बाद ई, ऐसे अनेक संख्याएं होती हैं। ये हमारी नई संख्या है। आप सबके किताबों में वैसे तो लिखा रहता है, लेकिन गौर से नहीं देखते हैं आप लोग। तो ये इसे क्या बोलते हैं? इसे नेपियरियन कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपियरियन कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे नेपियरियन कांस्टेंट नंबर कहते हैं। ये क्या है? नेपियरियन कांस्टेंट है। क्या है? ये नेपियरियन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है लगभग, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.718 लगभग इसकी वैल्यू होती है। ठीक, 2.718। अब इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? इसकी परिभाषा क्या होती है? इसके उदाहरण क्या हैं? इसमें ये पाई है, ये नेपियरियन कांस्टेंट है। ठीक, ये पाई है, ये नेपियरियन कांस्टेंट है। ये ग्रीक भाषा से पाई लिया गया है। ग्रीक भाषा का ये 16वां, ग्रीक भाषा में जैसे हमारी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होती है, वैसे ग्रीक भाषा में भी अल्फ़ाबेट होते हैं। अरे भाई, वहाँ पर भी तो इंग्लिश होगी ना, उसका भी अक्षर होगा, अल्फ़ाबेट होंगे। जिस तरह से हमारे ABCD होते हैं, उसी तरह से वहाँ भी होंगे। तो ये ग्रीक भाषा का एक अक्षर है अल्फ़ाबेट का। कौन सा अक्षर है? ये 16वें अक्षर पर आता है। जैसे हमारा पहले अक्षर पर A आता है, दूसरे अक्षर पर B आता है, तीसरे नंबर पर C आता है। इसी प्रकार से ये क्या है? ग्रीक भाषा का अक्षर है, वहाँ से लिया गया है। और कितने नंबर पर आता है? 16वें नंबर पर आता है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है नेपियरियन कांस्टेंट नंबर। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 2.718 लगभग। ठीक, 2.718 लगभग। अब हम बात आती है कि हम इसको नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं। आप लोग इन सभी चीज़ों को अब समझ गए होंगे। तो अब बात आती है कि हमारे लेसन 1 को नंबर सिस्टम क्यों बोला गया। नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं का एक निकाय। क्या? बेसिक रूप से समझें तो इसका मतलब क्या होता है? संख्याओं का
का निकाय क्या होता है? संख्याओं का निकाय। सिस्टम मीन्स निकाय ना, सिस्टम मीन्स निकाय और नंबर मतलब संख्याओं का निकाय। तो ये हमारी क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये रेशनल नंबर, उसके बाद ये इरेशनल नंबर। अब इनको और इनको जब हम आपस में मिला देते हैं, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम आपस में मिला देते हैं, तो हमें सभी संख्याएं जो इस दुनिया में खोजी गई हैं, विद्यमान है, वो सभी संख्याएं हमें मिल जाती हैं। तो उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो जब हम इस सिस्टम को, ठीक, जब हम इस सिस्टम को, ये नंबर सिस्टम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? संख्याओं का एक निकाय है। देखिए निकाय की तरह है कि नहीं? बिहेव निकाय की तरह कर रहा है ना, तो ये निकाय है, ये भी एक निकाय है। इसलिए हम इस चैप्टर को नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं का निकाय बोलते हैं। अब जब इस निकाय मतलब इस निकाय में जो संख्याएं हैं और इस निकाय में जो संख्याएं हैं, मतलब इस निकाय में सभी परिमेय संख्याएं हैं, इसमें सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, और जब हम इसको आपस में मिला देते हैं इन दोनों संख्याओं को, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? रियल नंबर प्राप्त होती है। तो इसको हम मिला देते हैं, मतलब प्लस कर देते हैं। इस निकाय और इस निकाय को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो हमें प्राप्त होगी रियल नंबर। कौन सी? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? रियल नंबर। ठीक, कौन संख्या? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब ये हो गया, ये हो गया। अब रियल नंबर के बाद बारी आती है कि ये रेशनल हो गई। अब इसको हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो ये नेचुरल नंबर, भेड़ बकरी आदि को जिनसे गिना जाता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। ठीक, तो रेशनल नंबर 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल हुए, ये रिपीटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल हुए। अब ये हमारी क्या है? ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसे क्यू डैश से निरूपित करते हैं या क्यू सी से प्रदर्शित करते हैं, या आर मतलब वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को पुश कर दो, निकाल दो, ऐसे। ठीक, ऐसे। कैसे? ऐसे। तो निकाल दो तो क्या हो जाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्या। अब जब इस सिस्टम को, इस निकाय को और इस निकाय को आपस में मिला देते हैं तो ये अपरिमेय संख्या का निकाय है और ये परिमेय संख्याओं का पूरा निकाय है। तो ये दोनों निकाय आपस में मिलकर सभी जो इस दुनिया में विद्यमान है ना, तो जो इस दुनिया में विद्यमान है उन सभी संख्याओं को आपस में सम्मिलित कर लेते हैं। तो वो वास्तविक संख्या मतलब जिन संख्याओं का इस दुनिया में अस्तित्व है, ठीक, तो उन संख्याओं को इन दोनों को आपस में मिला लेने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब इनकी बात हो गई। ठीक, वास्तविक संख्याओं की। अब वास्तविक संख्याओं के बाद हमारी बंद गए थे।